वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें अपन कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ऑल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चंस को अपन देखते हैं, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आज के सेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि दिशाहीन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि के बारे में। जो आपका प्लांक नियतांक होता है, इसकी जो विमा होती है वो कौन सी राशि के इक्वल होती है। तो प्लांक नियतांक की जो विमा होती है वो किसके इक्वल होती है, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है, कोणीय संवेग की विमा के इक्वल होती है। इन दोनों के मात्रक भी समान होते हैं। मात्रक क्या होते हैं मैं बता देता हूँ, जूल इंटू सेकेंड होते हैं। जूल से विमा क्या निकलती है, m1L2 T-2 निकलती है, वो T1 सेकेंड की क्या हो जाएगी T1। टोटल इसकी विमा आ जाती है m1L2 T-1। ये किसकी विमा हो जाती है, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की हो जाती है। दोनों की जो राशि विमीय, दोनों की जो विमा है वो समान होती है, दोनों के जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा था इसमें दिया हुआ है कि दिशाहीन कौन सा होता है। तो जो मोमेंटम होता है इसको P से शो किया जाता है। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। इस पे क्या होता है, वेक्टर चिन्ह आता है, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होती है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें वेलोसिटी में क्या होती है, दिशा का ज्ञान होता है। इसी कारण मोमेंटम पर भी क्या आता है, वेक्टर चिन्ह आता है। आवेश की बात करते हैं, Q बराबर क्या होता है, अपना IT होता है। तो आवेश तो एक प्रकार की अलग ही क्वांटिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एक प्रकार की अलग ही क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन जो भौतिक राशि है इनमें से जो दिशाहीन होती है वो कौन सी होती है, जड़त्व आघूर्ण होती है, जो हमेशा क्या होती है, दिशाहीन होती है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, mr² होता है। तो आपको पता होना चाहिए मास और रेडियस इन दोनों की क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन आवेश की भी क्या होती है, एक प्रकार से डायरेक्शन होती है। कैसे होती है मैं बता देता हूँ, आवेश की डायरेक्शन कैसे होती है। तो इसमें जो आवेश की बात करते हैं, आवेश में दिशा कैसे होती है। आवेश क्या होता है आपका दो प्रकार से होता है, प्लस आवेश होता है और क्या होता है, माइनस आवेश होता है। प्लस क्यू होता है और क्या होता है, माइनस क्यू होता है। अब क्या होता है, आवेश की दिशा ऐसे होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। क्या होती है, प्लस से माइनस भी हो सकती है, माइनस से प्लस भी हो सकती है। यानी जहाँ पर विपरीत आवेश आ गया तो वहाँ पर क्या होगी, कहीं ना कहीं दिशा होगी, क्योंकि विपरीत आवेश आने के कारण क्या हो जाता है, धारा बहने लग जाती है। धारा बहने के कारण इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक धात्विक डिस्क को पिघलाकर ठोस गोले के रूप में लाया जाता है। तो केंद्र से गुजरने वाली जो x के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगी, यानी आपका ये केंद्र दे रखा है, इस केंद्र से गुजरने वाली जो जड़त्व आघूर्ण होगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि ठोस गोले को पिघलाकर, एक डिस्क को पिघलाकर, डिस्क क्या होती है, सॉलिड होती है, और गोला जो होता है ठोस होता है वो इससे थोड़ा छोटा होता है। तो एक्स से जो गुजरने वाली जो रेखाओं की संख्या होगी उनका जो मान होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, बढ़ेगा नहीं, अपरिवर्तित नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोलिजन होती है आपकी जो टक्कर होती है, इन टक्कर में क्या कंजर्व रहता है, मास। मास कंजर्व नहीं रहता है, क्योंकि टक्कर होने पर इनका जो द्रव्यमान हो जाता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। एनर्जी जो ऊर्जा हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे होती है मैं बता देता हूँ। जैसे इसकी ऊर्जा थी 5 जूल थी और इसकी ऊर्जा थी 10 जूल, आपस में टकराएंगे तो इनमें क्या होगी, इनकी स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने से इनमें जो एनर्जी होगी उनका भी क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। बल का मान भी क्या होता है, संरक्षित नहीं रहता है। लेकिन जो मोमेंटम है, संवेग, इसका मान क्या रहता है, कंजर्व रहता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पारे व पानी को हिलाई, यानी एक गिलास दे रखा है, इसमें पानी और पारा दोनों आपस में क्या है, मिक्स है। यदि अपन क्या करते हैं, पारे व पानी दोनों को हिलाते हैं, तो हिलाने पर क्या होगा बताना है। पारा किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ स्थिर अवस्था में रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो पारा होगा वो बाहर की ओर आ जाएगा। ये किस कारण होता है ये भी मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पत्थर को घुमाते घुमाते छोड़ दे। जैसे एक पत्थर ले लेते हैं, इसको धागे से बांधा हुआ है, इस पत्थर को धागे से बांधकर यदि अपन रोटेशन कराते हैं, रोटेशन कराते कराते यदि अपन इसका धागा काट देते हैं या फिर इसको अचानक से छोड़ देते हैं, तो ये किस पथ में गति करेगा, इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा।
तो बात करते हैं जो क्या होता है आपकी गोलाकार जो गति होती है, वर्तीय गति होती है, इसमें एक टेंजेंशियल वेलोसिटी काम करता है, स्पर्शरेखीय वेग काम करता है, जो क्या करता है यदि पत्थर को अपन क्या करते हैं पत्थर के धागे को काट देते हैं तो जो पत्थर होता है वो गोलाकार गति तो करता है, लेकिन इसमें स्पर्शरेखीय वेलोसिटी होने के कारण जो पत्थर होगा वो बिल्कुल सीधे पथ में गमन करेगा, अर्थात सरल रेखीय पथ में गमन करता है। राइट आंसर दे रखा है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसे देखिए तुरंत। प्लाइन वेग का मान कितना होता है बताइए तुरंत। 11.7 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.6, 11.5 या फिर 11.2। तो जो एस के वेलोसिटी होता है जिसे वी ई से शो किया जाता है, वी ई इज इक्वल टू क्या होता है √2GR होता है। इस फॉर्मूले को भी नोट कीजिए। जो प्लाइन वेग होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस वेलोसिटी से किसी भी पत्थर या फिर किसी वस्तु को फेंकने पर वह ब्रह्मांड को पार करके चला जाता है। एस के वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, प्लाइन वेग कहा जाता है। प्लाइन वेग और आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, इसके वेलोसिटी और आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी में संबंध क्या होता है, वी ई इज इक्वल टू क्या होता है √2V0 होता है। यहाँ से रेशियो वाले सवाल बन जाते हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अलमारी के भार व ऊंचाई पर क्या निर्भर करता है। यानी अलमारी का भार यदि अपन माने, क्या माने, इसका भार दे रखा है W वेट और इसकी ऊंचाई दे रखी है H हाइट, तो इस पर क्या निर्भर करता है, फोर्स, वर्क, पावर या फिर नन ऑफ दिस। तो बात करते हैं, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ वर्क का फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में mgh होता है। तो देखिए ये द्रव्यमान और हाइट यानी जो वर्क होता है वो आपके किस पर, भार पर, यानी भार दे रखा है मास पर और आपके h ऊंचाई पे डिपेंड होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, क्योंकि भार को द्रव्यमान के रूप में भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रॉकेट का जो प्लाइन वेग होता है, सबसे पहले प्लाइन वेग का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है √2GR होता है या फिर एक और होता है आपका 2gm अपॉन में कैपिटल R होता है। बात करते हैं रॉकेट का प्लाइन वेग, रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या फिर दोनों या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या सही होगा, तो ये आपका जो m दे रखा है ये रॉकेट का द्रव्यमान नहीं है, ये किसका द्रव्यमान है, ये आपके अर्थ का द्रव्यमान है। तो यहाँ से आपको दे रखा कि जो रॉकेट का जो प्लाइन वेग होगा ये रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपका आता है वी ई अपॉन में V0 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, √2 अपॉन में क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, औसत वेग और औसत चाल का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है। अपन जानते हैं कि जो दूरी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल किसके होती है, विस्थापन क्या होती है। यदि दोनों में अपन क्या करते हैं, समय का डिवाइड कर देते हैं, समय का भाग लगा देते हैं, तो दूरी अपॉन समय क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। ग्रेटर देन इक्वल विस्थापन अपॉन में समय क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। अपने को रेशियो पूछा जा रहा है कि वेग अपॉन में चाल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो वेग अपॉन में जो चाल का अनुपात होगा वो क्या होगा, ये होगा आपका <1 होगा, अर्थात इकाई अथवा इकाई से क्या कम होगा, इकाई से कम होगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक पेंडुलम कार की छत से लटका हुआ है, एक पेंडुलम दे रखा है वो कार की छत से लटका हुआ है। जब कार घूमती है तो पेंडुलम स्थिर अवस्था में आ जाता है, केंद्र की तरफ होगा, केंद्र से दूर होगा या फिर नन ऑफ दिस। तो जो पेंडुलम में यदि कार क्या करेगी, घूमेगी, घुमाव में घूमेगी, तो इस पर एक अपकेंद्रीय बल लगेगा। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र से दूर लगता है, केंद्र से हमेशा बाहर की तरफ लगता है। तो केंद्र से दूर यानी केंद्र से बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो उसके कारण जो पेंडुलम होगा वो केंद्र की तरफ नहीं जाएगा, केंद्र से दूर जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसे देखिए, गाड़ियों का टायर बीच में से खोखला क्यों करते हैं, तुरंत बता दीजिए। ताकि द्रव्यमान वही रहे लेकिन जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाए, गति को बढ़ाने के लिए, गति को कम करने के लिए। तो मैं बता दूं गाड़ियों का टायर बीच में से खोखला क्यों होता है, क्योंकि इससे जो क्या होता है, मास तो वही रहता है लेकिन जो जड़त्व आघूर्ण होता है, आपका टॉर्क होता है, इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। mr² का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इससे पहले अभी तक जिन बच्चों ने आज को सेशन को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए, तुरंत शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
यदि कांच की छड़ को पानी में डुबोकर बाहर निकाले तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है, क्योंकि ससंजक बल कम होता है, आसंजक बल अधिक होता है, ससंजक बल का मान अधिक होता है, या फिर ससंजक बल शून्य होता है। तो ये किस कारण नहीं चिपकता है? क्योंकि जो ससंजक बल होता है इसका मान क्या होता है? अधिक होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपके ऑल एग्जाम्स में पूछा गया है, आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है, एयरफोर्स में भी पूछा गया है, नेवी, बीएसएफ और आपके एसएससी में भी पूछा गया है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? पीतल, टंगस्टन, तांबे का, या फिर स्टील का? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ताप के बढ़ने पर द्रव का जो स्पर्श कोण का जो मान होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नो चेंज, या फिर नन ऑफ दिस? तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर सबसे पहले क्या होता है? आपके रेसिस्टिविटी का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है वो टेम्परेचर और नेचर ऑफ यानी प्रकृति पर डिपेंड होती है, दो चीज़ों पर ही डिपेंड होती है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज? दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर द्रव का स्पर्श कोण क्या होता है? बढ़ता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति चिकने बर्फ के तालाब के बीच में है, वह बाहर आ सकता है। किस कारण से बाहर आ सकता है? कौन से नियम यानी न्यूटन की जो गति का नियम है उसके कौन से नियम के कारण आ सकता है? प्रथम नियम की सहायता से, द्वितीय नियम की सहायता से, तृतीय नियम की सहायता से? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, प्रथम नियम जो होता है वो इनर्शिया का नियम होता है, जड़त्व का नियम होता है, जिसके कारण कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। द्वितीय नियम जो होता है वो फोर्स पर आधारित होता है, वो मैग्नीट्यूड देता है। जो तृतीय नियम होता है इसमें देखते हैं, इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। अब अपन क्या करेंगे, चिकने बर्फ की सतह पर चलेंगे। चिकने बर्फ दे रखा है, यदि इसकी सतह पर चलते हैं तो अपन क्या करेंगे, जो अपना शरीर होगा यानी अपना जो ये आपका दे रखा है, धड़ दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, पैरों से तो पीछे की तरफ बल लगाएंगे और आगे की तरफ अपन क्या करेंगे, चलेंगे। तो इनसे क्या होगा, आगे की तरफ और पीछे की तरफ दो बल कार्य करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। कैसे होंगे मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखे अपने पैर दे रखे, जैसे पहला पैर ये दे के अपन पीछे लगाएंगे और अगला पैर आगे रखेंगे, जिससे पीछे भी आपका फोर्स लगेगा, आगे भी फोर्स लगेगा, दोनों विपरीत दिशा में होंगे, अर्थात एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे। इस कारण न्यूटन की थर्ड लॉ की पालना होती है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि एक संधारित्र के लिए धारिता का मान आपको दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड दे रखा है एवं इसके लिए विभव का मान दे रखा है 20 किलो वोल्ट दे रखा है, तो आपको बताना है कि डीसी में जोड़े तो खर्च ऊर्जा का मान कितना होगा। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। अपने को दे रखा है फेरेड का मान, धारिता का मान दे रखा है, अपने को दे रखा है वोल्टेज का मान दे रखा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोफेरेड का मान होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है। माइक्रोफेरेड का मान होता है 10⁻6 होता है, ऐसे होता है। और किलो का मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा माइनस होता है। और 20 किलो वोल्ट का मतलब होता है 1 किलो वोल्ट इज इक्वल टू होता है 10⁻3 वोल्ट होता है। तो ये हो जाएगा 10⁻3 वोल्ट हो जाएगा। अब इसे तुरंत नोट कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा माइनस होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नोट कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले अपन बात करेंगे खर्च ऊर्जा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले ऊर्जा होती है वो अपन ने देखी थी, Q बराबर CV या आपका आवेश का मान होता है किसमें, संधारित्र के लिए। और ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर होता है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C होता है, 1/2 QV होता है। ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, 1/2 CV स्क्वायर को ले लेते हैं। 1/2 ऐसे कैसे, C की वैल्यू अपने को दे रखी है 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 माइक्रोफेरेड का मतलब होता है 10⁻⁻6 होता है, मल्टीप्लाई V की वैल्यू अपने को दे रखी है 20 किलो वोट। तो 1 किलो वोट इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻3 वोल्ट होता है। तो 20
का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻6। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 2 10 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 100 नहीं आपका 1000 क्या आ जाएगा जूल इसका आंसर आ जाएगा। अब 1000 आपका जूल आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1000 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अपने को किलो जूल दे रखा है तो किलो जूल में निकालेंगे तो 1 किलो जूल हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो जूल इज इक्वल टू क्या होता है 1000 जूल होता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? गुरुत्व नहीं होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो उनमें क्या होता है वहाँ पर गुरुत्व का अभाव क्या होता है शून्य होता है, गुरुत्व नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपको दे रखा है कि विस्थापन समानुपाती दे रखा है t⁻³ के, तो आपको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा t⁻3t² हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6t हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन का मान क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि ये आपको दे रखा है समानुपाती के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सरल लोलक का टाइम पीरियड आपको दे रखा है t1 दे रखा है 2 सेकेंड दे रखा है, गोलाकार द्रव्यमान का जो इसका जो मास दे रखा है इस लोलक का द्रव्यमान दे रखा है आपको 50 ग्राम दे रखा है, और रेडियस दे रखी है जितना आपका द्रव्यमान है उतनी रेडियस दे रखी है। तो बताइए कि 100 ग्राम का अपन नया लोलक लेते हैं, क्या लेते हैं 100 ग्राम का नया लोलक लेते हैं, तो इसका मास m2 मान लेंगे। नए लोलक का टाइम पीरियड क्या होगा t2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2π√L/g होता है। टाइम पीरियड द्रव्यमान और रेडियस यानी मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं होता है, ये ओनली लेंथ और जी आपके गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले जो टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड क्या होगा आपके 100 ग्राम द्रव्यमान वाले लोलक के लिए होगा, अर्थात 2 सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रत्यास्थ सीमा से ज़्यादा खींचने पर वह बिना बल के बढ़ता जाता है, वह बिंदु क्या कहलाता है, सम्यक बिंदु, अवस्था फलन, पराभव बिंदु, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो बिंदु कौन सा कहलाता है, पराभव बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक कार जब उच्च गति से मोड़ की तरफ घूमती है तो इस पर बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, वह कौन सा बल होता है। तो बाहर की ओर सबसे पहले वर्ताकार गति में केंद्र की तरफ जो बल लगता है उससे बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिकेंद्रीय बल। और बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अपकेंद्रीय बल बोला जाता है, जो केंद्र से दूर की तरफ लगता है। तो अपकेंद्रीय बल राइट आंसर बी ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव से भरे पात्र की तली पर जो दाब होता है प्रेशर, इसका मान किस पर डिपेंड नहीं होता है। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P = ρgh होता है, किसके लिए, द्रव से भरी जो तली होगी पानी की जो उसके लिए दाब का मान होता है P = ρgh। तो ये आपके जो दाब होगा वो रो पे, जी पे और एच पे डिपेंड होता है, एरिया पे डिपेंड नहीं होता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़े फिर श्रेणी क्रम में जोड़े तो इनका अनुपात क्या होगा। दो संधारित्र दे रखे हैं आपको C1 C2, यदि इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा C1 C2 नहीं, आपको CC मानना है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों का योग हो जाएगा 2C हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई अपोन में, दोनों का योग अपोन में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 2C अपोन में C² हो जाएगा। अब समांतर अपोन क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम कर देंगे। कैसे करेंगे, 2C अपोन में, सॉरी यहाँ से अपन सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले समांतर क्रम के निकाला 2C, श्रेणी क्रम के निकालते हैं तो C × C अपोन में C+C हो जाएगा। दोनों का डिवाइड करेंगे तो 2C अपोन में C² ऊपर चला जाएगा, आपका 2C हो जाएगा। 2C से 2C चले जाएंगे, अर्थात 4/1 हो जाएगा। 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपको समान द्रव्यमान दे रखा है और आपको दो घनत्व दे रखे हैं, ρ1 व ρ2 दो घनत्व दे रखे हैं, तो आपको रो मिक्स निकालना है। जो मिक्स घनत्व होगा इसका मान क्या होगा, जब आपको द्रव्यमान क्या दे रखा है, समान दे रखा है। कभी भी द्रव्यमान आपको यदि समान दे रखा होता है
तो उसके लिए जो घनत्व का मान होता है मिक्स वो क्या होता है 2ρ1 अपॉन में ρ2, 2ρ1 ρ2 अपॉन में ρ1 प्लस ρ2 होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसे देखिए। यदि आपको आयतन समान दे रखा होता है, यदि आपको दे रखा है V1 बराबर V2 दे रखा है, दोनों क्या दे रखे सेम दे रखे हैं, तो रो मिक्स जो होगा यानी जो घनत्व होगा मिक्स वो क्या होगा ρ1 प्लस का ρ2 अपॉन में क्या होगा 2 होगा, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और आपका आ जाता है, जो h अपॉन में 2 पाई होता है वो किसकी विमा के इक्वल होता है, ये हमेशा कोणीय संवेग की विमा के इक्वल होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने आज के सेशन को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए, तुरंत शेयर करने का प्रयास कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी सहायता मिलती है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी आपको लिस्ट मिल जाती है। तो पर कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।